हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य एग्जाम पॉइंटर पे एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित वीडियो दोस्तों, जो कि काफ़ी दिनों से वेटिंग लिस्ट में चल रहा है। एक वीडियो और सारे आर्टिकल खत्म। ठीक है, आपको टाइटल से ही लग रहा होगा कि एक वीडियो में सारे आर्टिकल कैसे ख़त्म हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं और ये मैं करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपके माइंड में दिमाग घूम रहा होगा कि 395 हैं तो कैसे करेंगे। बिल्कुल नहीं, 395 इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट है उसको यहाँ पर लाया गया है और कौन इम्पॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे डिसाइड बिल्कुल किया हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 80 तक तो हर किसी भी बंदे को, हर किसी बच्चे को ये पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैसे याद करना है, याद करने के लिए बहुत सारे इस पूरे वीडियो में ट्रिक भी बताए गए हैं। हमारी अलग से एक पॉलिटी ट्रिक की दोस्तों प्लेलिस्ट है, हमारी एक अलग से पॉलिटी ट्रिक की लिस्ट है, प्लेलिस्ट है, आप वहां से जा कर के भी देख सकते हैं। लेकिन जब हम पूरा अनुच्छेद आपको यहाँ पर बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो ये भी बिग ट्रिक के साथ आपको बताते चलेंगे कि कैसे आपको याद करना है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वन एंड ओनली वन वीडियो, जब भी आपको आर्टिकल पढ़ने की आवश्यकता पड़े तो आप इस वीडियो को ज़रूर याद कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो 1 से 80 तक सभी बच्चों को याद होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नंबर आता है कि फिर कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पर लाए गए हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ट्रिक के साथ कैसे याद करना है, कैसे नहीं करना है, व्याख्या के साथ पूरी एकदम शानदार सीरीज है दोस्तों, मज़ा आएगा पूरी वीडियो देख करके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं हम लोग भाग 1। भाग 1 क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, हाँ, यदि आपको भाग याद करने हैं तो भाग याद करने के लिए हमारे पॉलिटी वाले प्लेलिस्ट में आप जाइए। पॉलिटी ट्रिक का एक प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ पर जा कर के पूरा भाग याद कर सकते हैं। या फिर PCS महा मैराथन के दौरान दोस्तों यहाँ पर भी मैंने एक वीडियो यहाँ पर बना दिया है, यहाँ पर भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा भाग कैसे चुटकियों में आप याद कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए तो भाग पहले 1 देखेंगे हम लोग। क्या नाम है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसमें जो अनुच्छेद हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं? वो अनुच्छेद दोस्तों 1 से लेकर के 4 तक आता है भाग 1 में। ठीक है, तो जो पहला अनुच्छेद है वो क्या है दोस्तों? संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ का नाम दिया गया है और उसका राज्य क्षेत्र दिया है। ठीक है, इसी में कहा गया है दोस्तों अनुच्छेद 1 में कि भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संघ होगा। ठीक है, संघ जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, संघ जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। संघ का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो हमारा भारत परिसंघ है, इसमें जो राज्य हैं, या जो यूं कहें कि हमारा जो भारत परिसंघ है, ये राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, राज्यों के समझौते से ये हमारा भारत जो है वो नहीं बना है। ठीक है, हमने जो है पहले एक संघ बनाया है और फिर संघ से जो है राज्यों का जन्म हुआ है। ठीक है, इसलिए राज्य जो हैं संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, उनको कोई पावर नहीं है। ठीक है, कुल मिलाकर के संघ का मतलब ये होता है। ठीक है, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ पर आप देखेंगे भारत भी है, इंडिया भी है। तो ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारी जो लगभग जनता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रामीण में बसती है, तो उनके लिए भारत, और जो थोड़ा सा एडवांस थी उनके लिए इंडिया। ठीक है, तो दोनों शब्दों का इसलिए यहाँ पर इक्वली प्रयोग कर दिया गया कि किसी को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो भारत का राज्य क्षेत्र ही अपने आप में सबसे जो है वो बृहद स्वरूप में होता है, ये भी आपके एग्जाम में आया है। अब भारत के राज्य क्षेत्र में क्या आएंगे दोस्तों? पूरे जो राज्य हैं वो आएंगे, संघ राज्य क्षेत्र आएंगे, और जो क्षेत्र भविष्य में अर्जित किए जाएंगे, ठीक है, वो जो है इसमें शामिल होंगे, उनको क्या कहा जाएगा? भारत का राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो कभी कभी पूछता है कि कौन अपने बड़े अर्थ में है, भारत का राज्य क्षेत्र या फिर जो आपके राज्य हैं वो, या फिर आपका संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ मतलब जानते हैं ना, वही केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश को संघ शासित प्रदेश भी कहते हैं ना। तो चाहे वो जो राज्य हैं पूरे राज्य आएंगे, इसमें संघ शासित प्रदेश भी आएंगे, और जो क्षेत्र भविष्य में अर्जित किए जाएंगे वो भी आएंगे। ठीक है, तो इन सभी को मिला करके हम क्या बोलते हैं? भारत का राज्य क्षेत्र। तो बड़े अर्थों में है भारत का राज्य क्षेत्र, उसके अंदर में ये 3 आते
आते हैं, ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना, ठीक है। तो इस प्रकार से एक जो है हो गया। दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, ठीक है। नए राज्यों का प्रवेश मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो कोई राज्य है कि जो इंडिया में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बाहर है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, यहाँ पे सिक्किम, ठीक है, क्या था, सिक्किम था। तो सिक्किम पहले जो है दोस्तों भारत में नहीं था, ठीक है। उसको क्या किया गया, आप लोग जानते होंगे कि जो 35वां संविधान संशोधन हुआ 1974 में, उसके तहत इसको क्या किया गया, एक सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। और फिर 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और भारत में जो है वो मिला लिया गया, ठीक है। तो नए राज्य का प्रवेश या स्थापना, तो प्रवेश मतलब क्या होता है कि जो ऐसे राज्य जो भारत में पहले नहीं थे, ठीक है, तो जैसे सिक्किम हो गया, यहाँ पे पांडिचेरी हो गई, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, भारत में नहीं थी, उनको मिलाया गया, ठीक है, प्रवेश कराया गया भारत में, ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए तीसरा जो है वो हम लोग देखते हैं। तीसरा जो अनुच्छेद है दोस्तों वो क्या बताता है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के चाहे क्षेत्र हों, चाहे सीमा हो, चाहे नाम हो, उनमें परिवर्तन करने के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए तो तीसरा वाला क्या बताता है आपको, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है। लेकिन ये वाला जो तीसरा अनुच्छेद है ये भारत के अंतर्गत ही काम होता है, ठीक है। दूसरा था नए राज्यों का प्रवेश, प्रवेश मतलब जो भारत में ना हो उसको बाहर से ला करके कोई अंदर जो है प्रवेश कराया जाए, ये अंतर है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है कि भारत के अंदर ही जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, सीमा हैं, उनमें बदलाव जो है दोस्तों किया जा सकता है, ठीक है। और ये सारे काम देखो, भाग 1 हो गया, भाग 2 हो गया, चाहे वो संघ और राज्य क्षेत्र हो, चाहे नागरिकता से संबंधित हो, इसके लिए जो सारी पावर दे दी गई है वो किसको दे दी गई है दोस्तों, संसद को दी गई है, ठीक है। कि ये जो सारे काम करेगा, नए राज्यों का प्रवेश, सीमा में परिवर्तन आदि, वो कौन कर सकता है, संसद कर सकता है, ओनली एंड ओनली संसद कर सकता है, और किसी को इसकी पावर नहीं है, ठीक है। तो जो तीसरा है वो क्या है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों की जो क्षेत्र है, चाहे वर्तमान राज्य, जैसे मान लिया यूपी है तो यूपी के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, चाहे तो इसे बढ़ा दे, बढ़ाएगा तो नहीं, घटाएगा ही, क्योंकि हमेशा बड़े राज्य के छोटे राज्य ही बने हैं, ठीक है। सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है कि यहाँ सीमा जो है थोड़ा यहाँ मिलती है, थोड़ा सा दाएँ बाएँ कर सकता है। नाम में परिवर्तन कर सकता है, उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके कोई दूसरा प्रदेश भी कर सकता है, ठीक है। ये सारे काम कौन कर सकता है भाई, ये सारे काम संसद कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये काम करने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो वर्तमान में कोई राज्य है, हम उस राज्य की सीमा को चेंज करना चाहते हैं, हम उसका नाम जो है बदलना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है यदि संसद ऐसा काम करेगी तो पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा काम करने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ऐसे काम के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी, फिर हम क्या करेंगे, संसद में ऐसा नहीं करेंगे, पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेंगे। राष्ट्रपति क्या करेगा, जैसे मान लो हमें उत्तर प्रदेश की सीमा चेंज करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति की हम पूर्व अनुमति लेंगे। राष्ट्रपति क्या करेगा भाई, उत्तर प्रदेश में भेजेगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल को प्रेषित करेगा और उनकी राय जानने का प्रयास करेगा कि भाई आपके जो सीमा है वो चेंज करने का प्रस्ताव संसद में आया है, आपकी क्या राय है, ठीक है। तो यहाँ की जो संसद है, सॉरी जो विधानमंडल है उत्तर प्रदेश की, वहाँ पर इस पर कुछ चर्चाएं होंगी, बातें होंगी, ठीक है, कि करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ की जो विधानमंडल है उत्तर प्रदेश की, वो अपना जो भी निष्कर्ष होगा वो बताएंगे, किसको, राष्ट्रपति को बताएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति को ये क्या करेंगे, यहाँ की जो विधानमंडल है वो बताएगी कि भैया करना है कि नहीं करना है, ठीक है, करना है कि नहीं करना है। अब देखिए एक चीज़ होता है कि यहाँ की यूपी ने तो बता दिया, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, या फिर यूँ कहें संसद इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर लगता है कि हाँ इनको कुछ माना जाए, कुछ कहे कि नहीं ये कर दो, अगर कुछ मानना चाहे तो कर सकती है,
और ना चाहे तो नहीं कर सकती है। कुल मिलाकर के यहाँ गया और वापस आ गया, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि अगर संसद और राष्ट्रपति अगर करना चाहेंगे तो होगा, नहीं करना चाहेंगे तो भी वो जो नाम चेंज करना चाहते हैं वो बड़े आराम से चेंज हो जाएगा। राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो अब यहाँ से निकल करके आता है कि राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है, यानी कि इसीलिए भारत को क्या कहा गया है दोस्तों, भारत को क्या कहा गया है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ठीक है। विनाशी राज्यों का क्या कहा गया है भाई, अविनाशी संघ। क्यों कहा गया है, इसी नाते कहा गया है, ठीक है। कि यहाँ पर देख रहे होंगे कि राज्य की सीमा, क्षेत्र, ये सारी चीज़ें हम बदल सकते हैं और वो कौन कर सकता है, संघ कर सकता है, ठीक है। अनुमति के लिए यहाँ पर आएगा लेकिन मानने के लिए बाध्य नहीं है संघ, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, मानने के लिए बाध्य नहीं है, यानी राज्य को ख़त्म कर सकता है, दूसरा राज्य बना सकता है, दूसरे में मिला सकता है, ठीक है। यानी राज्य का विनाश यहाँ पर संभव है। तो इसलिए भारत को क्या कहा गया है भाई, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। लेकिन संघ का कभी भी विनाश नहीं किया जा सकता। तो ऐसा करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से ये 2-3 समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं चौथे नंबर पे। अनुच्छेद 4 क्या है कि भाई जो भी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन भाई नए राज्यों का प्रवेश यदि करना होगा तो कौन करेगी, संसद ही कराएगी, ठीक है। पहले उसमें रेजोल्यूशन आएगा, फिर जो है प्रस्ताव आएंगे, सारी चीज़ें पास होंगी और नए राज्यों का निर्माण, ये सीमा उमा में चेंज, ये भी कहाँ पे होगा, संसद में ही होगा, ठीक है। तो संसद में इन दोनों और तीनों के लिए जो भी काम होगा भैया, जो भी विधियां बनाई जाएंगी वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। नए राज्यों के प्रवेश करने के लिए या फिर सीमा उमा में चेंज करने के लिए जो भी संसद में काम होंगे उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, उसको साधारण विधि से ही, ठीक है। संसद की जो साधारण विधि होती है उसी साधारण विधि के तहत ही इनका जो है काम माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा आपका भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पहले में क्या है, संघ का नाम, उसका राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। दूसरे में है नए राज्यों का प्रवेश और तीसरे में है जो भारत के अंदर ही राज्य हैं उनमें हम उनके क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। और चौथे में क्या है कि भाई 2 और 3 के अंतर्गत जो भी हम काम करेंगे वो साधारण विधि से ही जो है माना जाएगा, उससे संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को एक समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं भाग 2। हम लोग आते हैं भाग 2 जो है दोस्तों नागरिकता, ठीक है। नागरिकता में दोस्तों अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। यानी जब संविधान प्रारंभ हुआ था, ठीक है, यानी जब संविधान प्रारंभ हुआ था तो यदि उस समय वो या उसके माता पिता में से यदि कोई भारत का नागरिक रहा होगा तो वो भारत का नागरिक होगा। भारत का नागरिक नहीं रहा होगा, ये भारत में उसका अधिवास रहा होगा, ठीक है। संविधान के प्रारंभ के समय जब लागू हुआ था तो यदि वो या उसके माता पिता में से कोई भारत में डोमिसाइल, भारत का डोमिसाइल रहा होगा तो वो जो है दोस्तों भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। ये था संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, ठीक है। तो भारत में क्या है दोस्तों, एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे ब्रिटेन में था जैसे एकल नागरिकता, वैसे ही यहाँ पर भी एकल नागरिकता है, ठीक है। दोहरी नागरिकता कहाँ है दोस्तों, यूएसए में है, ठीक है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है, यूएसए में है। वहाँ पर जो केंद्र है यानी यूएसए, उसकी नागरिकता अलग है और जितने भी राज्य हैं 50 राज्य हैं, वो जिस राज्य का है उसकी नागरिकता दोस्तों अलग है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत की जब बात आई तो जो भारत के संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा नहीं, हम पूरे भारत में जो है एकल जो है नागरिकता लाएंगे, क्योंकि ये पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम यदि कहीं भी कोई व्यक्ति चला जाए तो वो केवल और केवल कहे कि हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है। इससे जो है एकता जो है वो एकता और अखंडता प्रदर्शित हो और ये बनी रहे। ऐसा ना हो कि आप उस राज्य के हैं, आप उस राज्य के नागरिक हैं, तो ये चीज़ें जो है हमारे संविधान निर्माता नहीं चाहते थे, ठीक है। इसलिए जो है यहाँ पर एकल नागरिकता लाया गया है, ठीक है। चलिए, अगला जो 11वां नंबर आपको दिख रहा होगा उसमें है दोस्तों कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन, यानी संसद
संसद को ये अधिकार दिया गया है कि नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। तो हमारे संविधान में नागरिकता से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं है, सिर्फ यही बताया गया है कि कौन नागरिक होगा, ठीक है। बाकी अगर किसी को नागरिकता लेनी है या देनी है, कैसे करनी है, उस संबंध में हमारे भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। तो ये जो पावर दी गई है कि जो है संसद उस पर नियम बना सकता है, तो संसद ने तुरंत बनाया। और आप लोग जानते होंगे कि भारतीय नागरिकता अधिनियम तुरंत जो है 1955 ये पारित किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 तुरंत संसद ने पारित किया और उसी में सारे तरीके लिखे गए हैं कि भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो कुल 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और कितने प्रकार से छीनी जा सकती है, तो कुल 3 प्रकार से छीनी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे प्रावधान आपके इसमें दिए गए। अब 5वां हो गया दोस्तों, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। यानी जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता में से यदि कोई भारत में अधिवास कर रहा होगा तो भारत का नागरिक माना जाएगा। अगला जो है दोस्तों 6 नंबर, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। यानी जो पाकिस्तान से भारत में आए हैं उनकी नागरिकता का क्या होगा, ठीक है। तो इसमें एक डेट आपको याद रखना है, 19 जुलाई 1948, ठीक है। 19 जुलाई 1948 ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 19 जुलाई 1948। तो 19 जुलाई 1948 के पूर्व जो भी व्यक्ति भारत में आ गए होंगे वो भारत के नागरिक जो है माने जाएंगे, ठीक है। वो भारत के नागरिक माने जाएंगे, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, 19 जुलाई ये 1948 का डेट क्यों फिक्स किया गया, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, 19 जुलाई 1948 का डेट जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी तिथि से भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने जाने के लिए अनुमति पत्र की प्रणाली जो है शुरू कर दी गई थी, ठीक है। तो 19 जुलाई 1948 के पूर्व यदि वो व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई भी यदि भारत को प्रव्रजन किया होगा या भारत में आ गए होंगे तब से वो क्या माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। अब क्या होगा कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिक अधिकार। यहाँ क्या था, पाकिस्तान है, और यहाँ क्या था कि भारत से जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए उनकी नागरिकता का क्या होगा, ठीक है। तो उनके लिए भी प्रावधान दिया गया है, उनके लिए भी एक डेट फिक्स किया गया है। क्या फिक्स किया गया है, 1 मार्च 1947, ठीक है। क्या फिक्स किया गया है, 1 मार्च 1947 फिक्स किया गया है, ठीक है। कि अगर 1 मार्च 1947 के पश्चात ऐसे भारतीय राज्य क्षेत्र में जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है यदि कोई व्यक्ति चला गया है, ठीक है, कोई व्यक्ति चला गया है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अगला जो है दोस्तों 8वां नंबर कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता, यानी कि जिसे हम NRI कहते हैं, ठीक है। भारतीय उद्भव यानी कि इंडियन ओरिजिन, जो कि इंडिया में जन्म लिए लेकिन वो बाहर रहते हैं, तो उनके बारे में क्या किया जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं या इसके जो माता पिता हैं या पितामही मातामही मतलब दादा दादी नाना नानी, इनमें से अगर कोई भारत में जन्मा है, ठीक है, भारत में जन्मा है लेकिन वो भारत के बाहर किसी अन्य देश में रह रहा है, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि उसने संविधान के प्रारंभ पर या फिर उसके पश्चात जो भारतीय राजनयिक होते हैं उनको नागरिकता हेतु आवेदन कर दिया है। समझ रहे हैं ना, तो ये इसमें प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा विस्तृत दोस्तों हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, 3-4 घंटा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बाकी जब ये चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। 9वां नंबर आते हैं, देखते हैं। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों के नागरिक ना होना, ठीक है। तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है स्वेच्छा से, तो उसकी भारतीय जो नागरिकता होती है वो क्या होती है, स्वतः समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। ये प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही सिंपल है। 10वां नंबर अब क्या कर दिया गया है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है, कि भाई यदि हमें नागरिकता मिली है तो उसके कुछ अधिकार भी हैं कि ये नागरिकता बना नहीं तो पता चले कि ऐसे ही कोई छीन ले
कि चलो तुम कल से जो है भारत के नागरिक नहीं रहोगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति की जो नागरिकता है वो केवल और केवल किसके द्वारा छीनी जा सकती है, केवल और केवल संविधान द्वारा विधि बना करके ही छीनी जा सकती है, ठीक है। यानी कि यूँ कहें कि केवल संसदीय विधि द्वारा ही किसी व्यक्ति की नागरिकता छीनी जा सकती है, अन्यथा नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है। चलिए 11वां नंबर आपको बता ही दिया कि नागरिकता के संबंध में जो विधि बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल संसद के पास है और इससे संबंध में वो विधि बना सकती है। 1955 का जो अधिनियम था वो सबसे पहले पारित हुआ था इसी संबंध में। उसके बाद बहुत सारे संशोधन लगातार करते गए हैं जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती गई है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। कैसे याद कर सकते हैं, आप एक एक भाग का ज़्यादा क्या करिए कि 10 जो अनुच्छेद है उसको आप कहीं पर लिख करके टांग दीजिए, ठीक है। लिख करके जो भी आपके पास ये स्लेट है तो उसको लिख करके सामने कर दीजिए। आपके पास जो मैप हो, मैप के पीछे आप पलटिए, वाइट वाला मिल जाता है, उस पर ऐसे 10 अनुच्छेद डेली लिख दीजिए, उसको रट्टा मारिए, ठीक है। कैसे, पहला क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। तो सिंपल सी बात है भाई, जहाँ से संविधान प्रारंभ हुआ वहाँ से नागरिकता मानी जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, पाकिस्तान से भारत आएंगे। फिर उसके बाद क्या है, भारत से पाकिस्तान जाएंगे, ठीक है। सीरीज में है, पहले पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, फिर पाकिस्तान से भारत जाने वालों की नागरिकता, फिर उसके बाद भारत के बाहर रहने वालों की नागरिकता। समझ रहे हैं ना, ये पूरी सीरीज पे है। उसके बाद अगर कोई बाहर रहने वाले, तो भाई जान जो बाहर रह रहा है, मान लो कि अगर वो वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिया, तब क्या होगा, तब वो भारत का नागरिक नहीं होगा। सब सीरीज से है, ठीक है। अब भाई जो नागरिक है उसका अधिकार क्या होंगे, तो वो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ठीक है। और ये केवल संसद जो है छीन सकती है। यानी नेक्स्ट क्या है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार पर विधि द्वारा विनियमन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपका भाग 2 यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आइए हम लोग चलते हैं भाग 3 पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूल अधिकार क्या है ये सब आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो क्लास में इसको विस्तृत रूप से दोस्तों आपको बताया जाएगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो मूल अधिकार होते हैं वो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होते हैं और ये संविधान द्वारा प्रदान किए गए होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये भी आपको चीज़ें ध्यान में रखना, ठीक है। तो मूल अधिकार क्या हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, इनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ आर्टिकल की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो ये यूएसए से लिया गया है। आप इतनी चीज़ें जो है थोड़ा सा जान सकते हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर देखते हैं। जो अनुच्छेद 12 है उसमें दोस्तों क्या दिया गया है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। किसके लिए, कि भाग 3 के प्रयोजनों के लिए, ठीक है। कि मूल अधिकार जो है प्रदान कौन करेगा, संविधान, और क्रियान्वयन कौन करेगा, राज्य करेगा, ठीक है। तो इसी में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य में कौन कौन आते हैं, ठीक है। तो राज्य में जैसे कि भारत की सरकार आ गई, ठीक है, भारत सरकार पूरी आ गई, संसद आ गई, राज्य सरकार आ गई, विधानमंडल आ गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जितने भी राज्य की सरकार हैं, स्थानीय प्राधिकारी हैं, अन्य प्राधिकारी हैं, मतलब सारे मिल करके इसमें एक लंबी लिस्ट दी गई है कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ठीक है। राज्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं ये आपको इसमें बताया गया है 12 में। 13 नंबर देखेंगे तो मूल अधिकारों के असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं, ठीक है। विधि शब्द जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी व्याख्या आज तक सुप्रीम कोर्ट करते आ रहा है कि वो कौन कौन सी विधियां होंगी, ठीक है। तो मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण, ये क्या होता है कि जैसे कोई विधि बना दी गई, यदि वो मूल अधिकारों के असंगत है या मूल अधिकारों का अल्पीकरण कर रहा है तो वो क्या होगा दोस्तों, उस मात्रा तक शून्य मानी जाएगी। कहाँ तक, उस मात्रा तक, ठीक है। ये क्यों कहा गया, क्योंकि बाई चांस कोई एक विधि बनाई गई, उसमें 5 बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो 5वीं बात मूल अधिकार का अल्पीकरण कर रहा है या मूल अधिकारों के सुसंगत नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी विधि निरस्त कर दी जाएगी, ठीक है। कैंसिल किया जाएगा, लेकिन भैया 5वें तक, अगर 5वें यहाँ से हटा देते हो तो उसके बाद ये सही माना जाएगा, ठीक है। ये होता है उस मात्रा तक, ठीक है।
तो ये अनुच्छेद 13 बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के तहत दोस्तों जो न्यायालय हैं, इसी के तहत जो न्यायालय हैं उन न्यायालयों को, इसी के तहत न्यायालयों को दोस्तों मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। ठीक है, हम लोग जानते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 आपको याद होगा। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, और 226 के तहत दोस्तों हाई कोर्ट, ठीक है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर 226 के तहत हाई कोर्ट जो है दोस्तों रिट जारी कर सकता है। ठीक है, और यहीं से निकल करके आया है दोस्तों क्या, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसे कि हम जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया है, ये जुडिशियल रिव्यू जो है दोस्तों ये भी यूएसए से ही आया है। ठीक है, कहाँ से आया है, यूएसए से ही आया है। ठीक है, कि अगर कोई जैसे संसद हुआ या फिर विधानमंडल हुआ या कोई प्राधिकारी हुआ, अगर कोई ऐसा आदेश दे दिया, विधि बना दी जो कि मूल अधिकारों का हनन कर रही है या उसके असंगत है, तो वहाँ पर दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में हम 32 के तहत जा सकते हैं और हाई कोर्ट में हम 226 के तहत जा सकते हैं, और ये दोनों क्या करेंगे, हमारे मूल अधिकारों की रक्षा करेंगे। ठीक है, या फिर कोई ऐसी विधि या आदेश जारी कर देते हैं तो वहाँ पर दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन जो है करता है, और अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको निरस्त घोषित कर देता है। ये आप लोगों ने न्यूज़ में कई बार देखा होगा। ठीक है, तो विस्तृत रूप से इसकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको समझा दी गई हैं। ठीक है, एक बात आपको ध्यान में रखना है कि यूएसए से मूल अधिकार हमारे लिए तो गए हैं, लेकिन बहुत काफ़ी डिफरेंट है। यूएसए में कोई भी व्यक्ति है वो मूल अधिकार का त्याग भी कर सकता है अपनी इच्छा से, चाहे तो भैया वो कह दे कि हम मूल अधिकार हमारा नहीं लेंगे। लेकिन भारत में क्या है, भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।